Hello aspirants, welcome to CPS Institute. Today we study about universe, but before that I will tell you about our institute. See, we have 16 students who appeared in Allied Service exams and 2 qualified it. उनका नाम है आदर्श शर्मा, उन्होंने ETI एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, and मोहिनी who qualified inspector exams. We have open registration for HS, IS, Allied Banking or SSC exams. The students who are plus 2, graduate, postgraduate can also appear on these exams. They can take classes through offline and online both mode. Okay. We give complete study material to the students and regular concept classes, answer writing and GD session on every Saturday. Regular lecture by IS and HS officers also. The student who are interested, they can call us on 980-5291-450 and can come to our institute. Also, our institute in Shimla, Sanjali. Okay, now back to the topic. So we are study universe. Okay, the study of universe is known as cosmology. सबसे पहले आप याद रखेंगे, ये SSC के एग्जाम्स में आ जाता है कई बार. अब क्या है ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का ऑरिजिन कैसे हुआ है. तो इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज है. ठीक है, जो मोस्ट आर्ग्यूमेंटल थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी, जो दी थी हमारे जॉर्ज लैमे थे ना, जो बेल्जियम के थे और 1927 में दी थी. उन्होंने क्या बोला कि एक न्यूट्रॉन था, एक छोटा एटम, न्यूट्रॉन या स्टार समझिए, उसमें एक न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ. वो न्यूक्लियर रिएक्शन जब हुआ तो उसमें से एनर्जी निकली. वो एनर्जी जो थी इतनी अनकंट्रोलेबल और अनमैनेजेबल थी कि जो चेन रिएक्शन था उसको मैनेज नहीं कर पाया. तो उसकी वजह से उसमें ब्लास्ट हो गया, उस न्यूट्रॉन स्टार में ब्लास्ट हो गया. तो ब्लास्ट की वजह से वो स्प्रेड हो गया डिफरेंट फॉर्म्स में, जो कुछ हमारे नज़दीक था और कुछ हमारे से बहुत दूर थे. मतलब अर्थ के कुछ नज़दीक थे और कुछ बहुत दूर थे. ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हुए, प्लैनेट्स में, गैलेक्सीज में. ठीक है, जिसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं. इनके बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे अभी आगे. तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है. एक न्यूट्रॉन था, उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, उस न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से अनकंट्रोलेबल एनर्जी निकली, जिसको वो चेन रिएक्शन कंट्रोल नहीं कर पाया और उसकी वजह से उसमें ब्लास्ट हो गया और उसकी बहुत सारी फॉर्म्स बन गई. अब क्या हुआ, अब ये कब हुआ था, 13.7 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था. तो उसके 3 लाख ईयर्स बाद क्या हुआ कि टेम्परेचर डाउन होने लग गया. टेम्परेचर डाउन जब होने लग गया तो एटम्स क्या होता है, जब टेम्परेचर डाउन होगा पास पास आने लग जाता है. तो उसकी वजह से एक मैटर, एटॉमिक मैटर बना, जो यूनिवर्स की उसमें ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीन्स दिखने लग गया. ठीक है, तो उसको यूनिवर्स बोला गया. अब क्या हुआ, अब हमें पता चल गया कि यूनिवर्स बन गया. ठीक है, सोलर सिस्टम बन गया. अब उसके बाद कुछ थ्योरीज आई, जैसे एडविन हैबी की एक थ्योरी आई 1920 में. उन्होंने बोला कि जो यूनिवर्स है वो बन तो गया, लेकिन वो अब क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है. तो यूनिवर्स की एक प्रॉपर जो डेफिनेशन आती है, वो डेफिनेशन आती है कि यूनिवर्स जो है बहुत सारी गैलेक्सीज से बना हुआ है. ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रहा है. तो उन्होंने ये बोला कि जो गैलेक्सीज है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है. द डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सीज इज इंक्रीजिंग, सो यूनिवर्स इज ऑल्सो एक्सपेंडिंग. अब 4 मान लीजिए 4 गैलेक्सीज है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है, क्योंकि गैलेक्सी से यूनिवर्स बना है तो गैलेक्सीज अंदर है, यूनिवर्स जो उसका बाहर वाला सर्कल है वो यूनिवर्स मान लीजिए. तो मान लीजिए 4 गैलेक्सीज है, अब उनके बीच में जब डिस्टेंस आपका है जो इंक्रीज हो रहा है, तो वो खुद जो वो बाहर वाला सर्कल है वो भी एक्सपेंड होएगा. ठीक है, तो यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है. तो उनकी थ्योरी ने बोला कि द डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सीज इज इंक्रीजिंग, सो यूनिवर्स इज ऑल्सो एक्सपेंडिंग. ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल भी थी ये थ्योरी कि हाँ ऐसा हो रहा है कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है. ठीक है, तो उसके बाद भी बहुत सारी थ्योरीज आई, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं थी. ठीक है, अब यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स जो है ऑल मैटर्स दैट एग्जिस्ट इंक्लूडिंग फिजिकल मैटर, एनर्जी, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज, इन सब से जो है यूनिवर्स बनता है. यूनिवर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, ब्रह्मांड. ठीक है, तो अब क्या हुआ, यूनिवर्स जो था, जो इसकी साइंटिफिकल मैंने बताया आपको, जो आपकी डेफिनेशन आती है उसको क्या बोलते हैं, दीज आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स. ठीक है, और गैलेक्सीज क्या है, A galaxy is a huge system, billions of stars, clouds and dust and gases. Galaxies में क्या है, आपका stars भी आते हैं, clouds भी आते हैं, dust भी आता है, gases भी आता है. ठीक है, और जो हमारी गैलेक्सी है वो है मिल्की वे. मिल्की वे मीन्स आकाश गंगा सुना होगा आपने, वो है. ठीक है, और जो हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा. अब मिल्की वे क्या है, ये क्या है, एक स्पायरल शेप में है. ठीक है, स्पायरल मीन्स स्नेक की शेप में है, जिसमें बहुत सारे स्टार्स है. ठीक है, अंदर इट कंटेन्स अबाउट 300 बिलियन स्टार्स, और उनमें से एक हमारा सन भी है.
ठीक है, तो आपको गैलेक्सीज क्लियर हो गया, मिल्की वे क्लियर हो गया, यूनिवर्स क्लियर हो गया, और सोलर सिस्टम हम भी पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि लाइट ईयर क्या होता है। लाइट ईयर होता है, इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम एट अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁵ किलोमीटर सेकेंड। क्या है कि जो हमारा सन की रे है, वो जो एक लाइट कवर करती है, डिस्टेंस कवर करती है, उसको लाइट ईयर कहते हैं। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, जो डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच का, उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहती है। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 60,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये आपको ये लर्न रखना है। अब आगे हम सोलर सिस्टम पे। सोलर सिस्टम क्या है, इसमें आपका सन आता है, 8 प्लैनेट्स आते हैं, सैटेलाइट्स आते हैं, क्लिस्टिकल बॉडीज आती है जिसमें एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स, ये सारे आते हैं। तो इनको जब कलेक्टिवली हम कलेक्ट करते हैं तो इसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब क्या है, सन क्या है। अब सोलर सिस्टम का आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि सोलर सिस्टम कैसे है। सन इसके सेंटर में है, इसको इसका हार्ट बोलते हैं, सेंटर में है। इसके चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं। ठीक है, प्लैनेट्स के चारों तरफ सैटेलाइट्स घूमते हैं। ओके, प्लैनेट्स क्या है, प्लैनेट्स जो है हैवली बॉडीज़ है जो सन के चारों तरफ घूमती रहती है इलेप्टिकल ऑर्डर में, ऑर्बिट में। ऑर्बिट क्या होता है, एक इमेजिनरी पाथ बोलते हैं हम, कि हम इमेजिन करते हैं कि यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ घूम रहा है, उसको ऑर्बिट कहते हैं, अक्ष कहते हैं इसको हिंदी में। और इलेप्टिकल का मतलब सर्कल ही होता है, पर प्रॉपर सर्कल नहीं होता, थोड़ा बेंट होता है। ठीक है, इलेप्टिकल ऑर्डर में घूमते रहते हैं। ओके, सैटेलाइट्स क्या है, सैटेलाइट्स प्लैनेट्स की तरफ चारों तरफ घूमते रहते हैं। क्लिस्टल बॉडीज़ में आपका सन मून आता है। क्लिस्टिकल बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती है जो स्काई में शाइन करती है, जिनकी अपनी हीट होती है। बहुत बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं। ठीक है, उनको क्लिस्टिकल बॉडीज़ कहते हैं, लाइक सन एंड मून। लेकिन कुछ क्लिस्टिकल बॉडीज़ ऐसी भी है जिनकी अपनी हीट नहीं है, वो शाइन तो करते हैं, लाइट भी निकलती है, लेकिन उनकी अपनी नहीं होती है। तो वो होते हैं हमारे प्लैनेट्स। ठीक है, दे आर लाइट अप बाय स्टार्स। जो प्लैनेट्स है वो स्टार्स की लाइट लेते हैं, मतलब सन से जो लाइट पड़ती है प्लैनेट्स पे, तो प्लैनेट उससे चमकते हैं। अब क्या आता है हमारा एस्ट्रॉइड्स। कुछ टर्म्स है, हम पहले उनको क्लियर करेंगे फिर हम समझेंगे। अब एस्ट्रॉइड्स क्या है, छोटे बिग पार्टिकल्स होते हैं, आपके रॉक की तरह होते हैं, जो सन की चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, एक हमने सुना होगा आपने टर्म भी, एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, तो एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या है, आपकी जो मार्स और जुपिटर के बीच में, जो आपकी इनर प्लैनेट्स को और आउटर प्लैनेट्स को डिवाइड करती है, उनके बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है। तो उसमें वो एस्ट्रॉइड्स है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से एक बेल्ट बनाती है, उसको एस्ट्रॉइड बेल्ट या एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। ठीक है, दे आर फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, मतलब इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट में दिखते हैं। अब इसमें एक और टर्म आती है मेट्रॉइड्स। ये छोटे छोटे पीसीज होते हैं रॉक्स के। ऊपर वाला भी एस्ट्रॉइड भी रॉक्स के पीसीज है, मेट्रॉइड्स भी रॉक के पीस है, लेकिन एस्ट्रॉइड बिग पार्टिकल होता है जो हमें बड़े उसमें दिखते हैं, और मेट्रॉइड्स जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो सन की तरफ चारों तरफ घूमते रहते हैं। अब मेट्रॉइड्स का क्या होता है, जब ये अर्थ के अंदर आते हैं, अर्थ को क्रॉस करते हैं, तो कई बार उसमें गिर भी जाते हैं, तो उसकी वजह से होल भी बन जाता है। लेकिन हमने एक चीज़ सुनी है जो सबसे सीनी है, शूटिंग स्टार की। अभी एक तारा टूटा, तो तारा नहीं होता, वो मेट्रॉइड्स होते हैं। जब वो अर्थ के अंदर आते हैं तो उसकी वजह से उनमें फ्रिक्शन होती है उनके उसमें, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, वो हीटअप हो जाता है और बर्न होता है, और हमें ऐसा लगता है कि कोई तारा टूटा, तो तारा नहीं होता, वो मेट्रॉइड्स होते हैं। ओके, क्लियर। अब कॉन्स्टिलेशन एक टर्म है। कॉन्स्टिलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स। जब बहुत सारे स्टार्स एक ग्रुप बनाते हैं और बहुत सारी इमेजेस भी बनती है, उनको कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। आपने सुना होगा आपका ग्रेट बियर या फिर सप्तऋषि। ठीक है, उसको अर्सा मेजर भी कहते हैं। ठीक है, मोस्टली ईजिली रिकॉग्नाइज कॉन्स्टिलेशन सप्तऋषि सबसे ज़्यादा दिखता है ये हमारे को। ठीक है, आपने बहुत सुना भी होगा छोटी क्लासेस में। ठीक है, तो ग्रेट बियर भी कहते हैं इसको। ओरियन दी हंटर, कैसोपिया। कैसोपिया एक लेडी है जो चेयर पे बैठी है, मतलब ये आपको प्रॉपर इमेज नहीं दिखेगी, लेकिन एक हम इमेजिन करते हैं कि ऐसा दिख रहा है। ओके, लियो मेजर। तो ये सारे हमारे कॉन्स्टिलेशंस हैं। अब जो सप्तऋषि हैं, अगर उसके आप बिल्कुल नॉर्थ में देखोगे तो आपको एक स्टार दिखेगा जो बहुत चमकता है बिल्कुल नॉर्थ पोल पे, तो उसको कहते हैं हम पोल स्टार। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, इसकी वजह से हम डायरेक्शंस देखते थे कि हम किस डायरेक्शन में हैं। तो हम देखते थे कि हम इधर खड़े हैं तो बिल्कुल सामने हम पहले तो देखें कि सप्तऋषि कहाँ पे है। ठीक है, ग्रेट बियर कहाँ पे है, जब वो हमें दिखेगा तो फिर उसके बिल्कुल नॉर्थ में देखेंगे जहाँ पे पोल स्टार है, तो फिर उससे हमारी डायरेक्शंस पता चलती थी कि हम इस डायरेक्शन में। क्लियर।
अब फर्स्ट स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स क्या होते हैं? जो जिनका अपना टेम्परेचर होता है, ठीक है, ओके, टेम्परेचर ऑफ इट्स सरफेस, जिनका अपना टेम्परेचर होता है। तो इसका जो टेम्परेचर है कैसे डिनोट करते हैं? ब्लू डिनोट्स मैक्सिमम टेम्परेचर, फिर येलो एंड रेड, ठीक है। स्टार्स इमिट्स लाइट्स ऑन देयर ओन, उनकी अपनी लाइट होती है, लाइक सन की अपनी लाइट है, ठीक है। और स्टार जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं, ये याद रखना, जो स्टार्स है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं। तो स्टार्स का कुछ ऐसा नहीं है, स्टार्स आर लाइक दे हैव देयर ओन लाइक लाइट, और वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ हमारे मूव करते हैं। तो सबसे पहले कि किसके बारे में पढ़ेंगे हम स्टार्स में? सन के बारे में। सन क्या है? एक तो इसको हार्ट ऑफ सोलर सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि बिल्कुल सोलर सिस्टम और इतनी फिक्स पोजीशन होती है, हमेशा याद रखिएगा, हम बहुत सारे कंसेप्ट्स पढ़ेंगे अभी आगे। सन की एक फिक्स पोजीशन होती है, वो कभी किसी के चारों तरफ नहीं घूमता, उसके चारों तरफ सारे घूमते हैं, ठीक है। और ये कैसा है? येलो है कलर में, और ड्वार्फ है, ड्वार्फ मीन्स बौना, ठीक है, छोटा है, बॉल की तरह है, वो आपको भी दिखता होगा। इसमें बहुत सारी गैसेस हैं। अब आप सोच रहे होगे कि सन तो रहता है फिक्स्ड, उसके चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं, तो प्लैनेट्स गिरते क्यों नहीं है? तो प्लैनेट्स इसलिए नहीं गिरते क्योंकि सन में ग्रेविटेशनल जो पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है। ग्रेविटेशन जो उसका पावर है वो उन सबको पकड़ के रखती है, उनके एक ऑर्बिट में, ऑर्बिट मीन्स उनके पाथ में पकड़ के रखती है। उस पावर की वजह से वो गिरते नहीं हैं, ग्रेविटेशनल पावर होती है उनमें, जो सन में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। एक चीज़ क्लियर हो गई। अब क्या है ये? और ये किस उसमें? इलेप्टिकल ऑर्बिट में। दे ऑल रोटेट्स अराउंड इट इन अ डेफिनिट इलेप्टिकल ऑर्डर। आपको मैंने अभी ऊपर क्लियर किया था, जो प्लैनेट्स है जो है वो एक इलेप्टिकल ऑर्डर में सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, ओके। तो इसमें दूसरा क्या है? अर्थ जो है ये हैवीएस्ट बॉडी है सोलर सिस्टम की, और अर्थ जो है नियरेस्ट टू दी, सबसे ज़्यादा नज़दीक जो स्टार है अर्थ के, वो है हमारा सन, ओके। अब सन की जो रेज़ हैं, सन की जो लाइट है, वो कितना टाइम लगाती है अर्थ में पहुंचने के लिए? वो है 8 मिनट 16.6 सेकेंड्स टू रीच दी अर्थ। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि जो सन की लाइट है वो अर्थ में पहुंचने के लिए कितना टाइम लगाती है, तो आप याद रखिएगा 8 मिनट 16.6 सेकेंड्स। अब जो सन है लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है इन सोलर सिस्टम, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कंपेयर करता है 99.8% सिस्टम मास, इसका जो मास है वो 99.8% है, ठीक है। कुछ टर्म्स है जो याद रखनी पड़ेगी कि सन की रे कितनी पड़ती है अर्थ पे, कितने टाइम लेती है, इसका मास कितना है, ये हैवीएस्ट बॉडी है, ये हमें अपने माइंड में रखना पड़ेगा। अब सन की कुछ लेयर्स आती है जिस पे क्वेश्चंस भी आते हैं आपके। फर्स्ट आती है आपकी फोटोस्फीयर, फिर क्रोमोस्फेयर, फिर कॉरेना, ठीक है। तो जो फर्स्ट आपकी है फोटोस्फेयर, इट इज़ द शाइनिंग सरफेस, जो हमें सबसे बाहर वाला सरफेस दिखता है जो बहुत चमकता है, ठीक है। उसकी जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है 5500 डिग्री, उसको फोटोस्फेयर कहते हैं। फिर उसके ऊपर का जो पार्ट होता है, ठीक है, अबव द फोटोस्फेयर एट इज़ दी एंड इज़ दी रेड कलर। मैंने बोला था कि कैसे कैसे कलर चेंज होता है, येलो, रेड, फिर इस तरीके से, ठीक है। तो जो येलो पार्ट है उसमें टेम्परेचर कितना रहता है, उससे हमें पता चलता है कि टेम्परेचर का पता चलता है उससे। तो क्रोमोस्फेयर में क्या रहता है आपका? रेड कलर रहता है ये। फिर उससे उसके बाद जो आती है आपकी लेयर वो होती है कॉरेना। इट इज़ विजिबल ओनली व्हेन देयर आर एक्लिप्स, जब एक्लिप्स होता है ये सिर्फ तब दिखती है। ऐसे ये दो ही लेयर्स दिखती है, फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर। तो इस पर आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि फोटोस्फेयर कौन सा पार्ट है, ठीक है। इसका कोर क्या है? कोर भी एक इसमें आती है, कोर बिल्कुल अंदर वाला पार्ट, कोर उसको कहते हैं, ठीक है। द कोर ऑफ द सन हैज़ टेम्परेचर अबाउट 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, क्लियर। इसमें टेम्परेचर इतना रहता है। अब जो हमारा सन है उसमें गैसेस कौन कौन सी है? हाइड्रोजन, हीलियम और अदर गैसेस। तो हाइड्रोजन कितना रहता है? 71%, हीलियम 26.5%, और जो दूसरी गैसेस हैं वो 2.5%। सन में एक रिएक्शन होता है, वो किसकी वजह से होता है? हाइड्रोजन जो कन्वर्ट होती है, टेम्परेचर, जो उसका टेम्परेचर अपनी एनर्जी है सन की, तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो उसमें एक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है? हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट होता है तो उसकी वजह से वो एनर्जी आती है, ओके। द सरफेस ऑफ द सन चेंजेस कॉन्टीन्यूसली, ब्राइट स्पॉट कॉल्ड इट प्लेजेस। अब क्या होता है, जो सरफेस है सन का वो हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। उसमें आपको कुछ ब्राइट स्पॉट्स दिखेंगे जिनको प्लेजेस कहते हैं, और जो डार्क स्पॉट्स हैं उनको सन स्पॉट्स कहते हैं। तो आपको ये भी
मैंने एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चंस देखा है। जो ब्राइट स्पॉट्स होते हैं सन पे उनको क्या कहते हैं, जो डार्क स्पॉट्स हैं उनको क्या कहते हैं। ओके। और जो सन स्पॉट्स हैं, जो डार्क स्पॉट्स हैं, वो इतने डार्क इसलिए होते हैं क्योंकि उनका जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो बहुत ठंडा रहता है। सन स्पॉट्स अपीयर्स डार्क बिकॉज दे आर कूलर देन देयर सराउंडिंग्स। जो उनकी सराउंडिंग्स है उससे वो ठंडे रहते हैं। ओके, इसलिए वो डार्क दिखते हैं। और उनका जो टेम्परेचर है वो है 1500 डिग्री। स्पॉट्स हैव अ पेरियोडिसिटी ऑफ 11 ईयर्स। पेरियोडिसिटी होता है इसकी पीरियोडिकल टाइम क्या है, तो 11 साल है इसका। ठीक है, कुछ फैक्ट्स है सन के बारे में। सन इज सेल्फ ल्यूमिनस। सेल्फ ल्यूमिनस का मतलब होता है जिसकी अपनी लाइट होती है, विच हैज़ इट्स ओन लाइट, दैट इज सेल्फ ल्यूमिनस। तो सन इज कॉल्ड सेल्फ ल्यूमिनस बिकॉज इट हैज़ देयर ओन लाइट। ओके, रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स, जो हमारे दूसरे प्लैनेट्स हैं उनकी अपनी लाइट्स नहीं होती, वो रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, विच हैज़ रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स रिफ्लेक्ट्स द लाइट्स रिसीव्ड फ्रॉम द सन। मतलब जो दूसरे प्लैनेट्स है वो जो सन से हमें लाइट रिफ्लेक्ट होती है उससे चमकते हैं। ठीक है, इट टेक्स 224 मिलियन ईयर्स टू कंप्लीट वन सर्कल। अब इसमें दो चीज़ें आएगी, एक रिवॉल्वेशन, एक रोटेशन। ठीक है, तो रिवॉल्वेशन जब एक वन सर्कल कंप्लीट करता है उसको रिवॉल्वेशन कहते हैं, और 224 मिलियन ईयर्स लगाता है वो। इट्स साइज इज 13 लाख टाइम्स एज दैट ऑफ अर्थ। अर्थ से कितना बड़ा है ये साइज में? 13 lakhs टाइम्स बड़ा है। सन इज नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। मैंने बता दिया था आपको, अर्थ के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन और 15 करोड़ किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ऐसे तो हम बोलते हैं कि अर्थ के बहुत नज़दीक है, पर कितना नज़दीक है वो है 150 मिलियन ईयर, 150 मिलियन या 15 करोड़ किलोमीटर, लेकिन अर्थ के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, ये हमारा सन के बारे में आ गया। ठीक है, क्लियर? कुछ भी इसमें हो, सन का कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, तो ये चीज़ें जो इसमें मैंने आपको फैक्ट्स बताए ये थोड़े याद करने पड़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आपका आ जाएगा कि इसमें कितनी गैसेस रहती है, ठीक है, उनकी क्या परसेंटेज है, सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है, ये सारी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सेकंड है हमारा प्लैनेट्स के आते हैं। अब प्लैनेट्स जो है हैवली बॉडीज़ हैं, मैंने आपको ऊपर क्लियर किया था, ये वो हैवली बॉडीज़ है जो इलेप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों तरफ घूमती रहती है। तो हमारे जो कितने हैं 8 प्लैनेट्स है, 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में। ऑर्बिट मैंने क्लियर कर दिया, प्लैनेट्स मूव्स इन दी फिक्स्ड पाथ, दे आर नोन एज ऑर्बिट। एक फिक्स्ड पाथ होता है और एक इमेजिनरी पाथ होता है। हम इमेजिन करते हैं इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाएंगे तो वो ऑर्बिट, अगर कहीं पे भी ऑर्बिट आता है, इलेप्टिकल ऑर्बिट आता है, तो उसका मतलब वो है। अब 8 प्लैनेट्स कौन से हमारे? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस और नेपच्यून। और जो 5 डॉर्फ प्लैनेट्स हैं उनमें फर्स्ट प्लूटो आता है, एरिस, मेकमेक, सेरिस और ह्यूमा। आपको ये सिर्फ लर्न रखने हैं कि ये हमारे ही है। इसको लर्न करने की एक ट्रिक भी है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो आप इसको लिख लेना। तो माई से बनेगा मरकरी, वेरी से बनेगा वीनस, एफिशिएंट से बनेगा अर्थ, मदर से बनेगा मार्स, जस्ट से बनेगा आपका जुपिटर, सर्व से सैटर्न, अर्थ से यूरेनियस और नट से नेपच्यून। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगी। अब जो हर एक प्लैनेट है टू उसमें वर्क करता है। मैंने बताया था रोटेट और रिवॉल्व। जब रोटेशन, जब हम ये वर्ड जहाँ पे भी आप सुनोगे रोटेशन, उसका मतलब वो अपनी ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, मतलब वो जहाँ पर है वहीं पे घूम रहा है, दैट इज़ रोटेशन। लेकिन रिवॉल्वेशन होता है जब वो सन के चारों तरफ घूमता है, मतलब वो अपने एक ऑर्बिट पाथ में, अपने पाथ में घूमता है। एक्सिस आपका हो गया एक अपने जहाँ पे वो है उसी उसमें इधर से उधर घूम रहा है, लेकिन ऑर्बिट एक पूरा चक्कर काटता है। किसके चक्कर काटता है? सन का चक्कर काटता है। अब जो प्लैनेट्स हैं उनको डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप्स में। एक आते हैं आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, जिनको रॉकी प्लैनेट्स भी कहते हैं, इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। इनमें आता है आपका मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। आउटर प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट में आपके क्या आते हैं? इसमें क्या आता है? गैस जेंट्स प्लैनेट्स आते हैं, आइस जेंट प्लैनेट्स आते हैं। मतलब जो आउटर प्लैनेट है उसमें टेम्परेचर कम होता रहता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे गैसेस और आइस वाले प्लैनेट्स होते हैं। जो स्टार्टिंग में जो इनर प्लैनेट्स है वो सन के नज़दीक होता है, तो वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ओके, अब जो इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट को
बीच में आता है या डिवाइड समझ लो डिवाइड करता है, वो एस्ट्रोनॉइड बेल्ट आती है। इट इज़ द बेल्ट बिटवीन इनर एंड आउटर प्लैनेट। हम ऊपर चलते हैं, आप पिक्चर से देखिए। अब इधर पिक्चर है हमारे पास, देखिए सन, फिर सन के बाद मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, उसके बाद एक बेल्ट दिख रही है एस्ट्रॉयड बेल्ट। ठीक है, एस्ट्रॉयड मैंने आपको बता दिया कि बड़े बड़े आपके बड़े बड़े बिग रॉकी पार्टिकल्स होते हैं जिससे ये बनती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस और नेपच्यून। फिर इसके बाद भी एक बेल्ट बनती है जिसको कुपलर बेल्ट कहते हैं। ठीक है, ये आपका ये आ गया। तो ये हो गए हमारे प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स का क्या है, फर्स्ट हम इसका पढ़ेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट जो प्लैनेट है वो है आपका मरकरी। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द मैसेंजर ऑफ रोमन गॉड, कि रोमन गॉड के बाद मतलब इसको बताया गया है कि मरकरी को माना जाता है। ठीक है, इट इज़ क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, वो आपको पिक्चर से क्लियर हो गया। इट हैज़ लार्ज वेरिएशन इन डे एंड नाइट। अब क्या होता है मरकरी में, डे और नाइट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। क्योंकि क्यों होता है, एक तो ये सन के पास है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है यहाँ पर। इसमें जो वेरिएशन रहता है वो कैसा रहता है, डे में रहता है 427 डिग्री और नाइट में रहता है -173 डिग्री। तो उसकी वजह से क्या होता है, अब जहाँ पे वेरिएशन बहुत आ जाता है डे और नाइट में, वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है आपका। ठीक है, वहाँ सीजन्स नहीं होते हैं, क्लाइमेट नहीं आता है आपका। ये चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पे डे और नाइट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है, तो वो है मरकरी। इट इज़ नॉट फुली सर्कुलर, ये टोटली इनको सर्कल में नहीं लेते, ये थोड़े से मतलब और टोटल मतलब गोला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बेंड रहते हैं ये। ठीक है, तो इनके सर्कुलर फुली सर्कुलर नहीं होते हैं। इट डज़ नॉट हैव एनी सेटेलाइट, मरकरी है, इसके चारों तरफ कोई भी सेटेलाइट नहीं घूमता। मैंने बताया जो सेटेलाइट्स है वो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते हैं। देयर इज़ नो वाटर एटमॉस्फेयर, वो हो गया क्लियर। जहाँ पे टेम्परेचर एक्सट्रीम रहेगा, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर, सन के नज़दीक है, वहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा रहता है कि उसमें वेरिएशन हो जाता है टेम्परेचर में, कि दिन में बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा और नाइट में माइनस में चला जाएगा। तो उसकी वजह से वहाँ पे ना वाटर है, ना सीज़न है, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर कुछ भी नहीं रहता। आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि जब रिवॉल्व करता है, मैंने बताया रोटेशन अपने एक्सिस पे करता है, रिवॉल्वेशन जब सन के चारों तरफ घूमता है। जो मकड़ी है उसकी सोलर सिस्टम में सबसे फास्टेस्ट रिवॉल्वेशन है, 88 डेज़ की है, और रोटेशन है 58.65 डेज़ की। तो ये चीज़ लर्न रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर। अब आ गया आपका सेकेंड, वीनस। इट इज़ सराउंडेड बाय थिक क्लाउड कवर, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इट वेल प्लैनेट। कई बार क्वेश्चन आता है वाई वीनस इज कॉल्ड इट वेल प्लैनेट। तो वेल प्लैनेट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके चारों तरफ एक थिक क्लाउड बनता है। ठीक है, कवर करता है इसका, जैसे वीनस है तो उसके चारों तरफ एक क्लाउड बनता है, थिक क्लाउड बनता है, इसलिए इसको वेल प्लैनेट कहते हैं। इट इज़ द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब आप सोचेंगे कि मरकरी सन के सबसे पास में है तो मरकरी हॉटेस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। वीनस हॉटेस्ट है। वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट इसलिए है क्योंकि वहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, इस वजह से उसको हॉटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, इट एटमॉस्फेयर कंटेन्स मोर देन 96% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें 96% तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, तो ये सबसे ब्राइटेस्ट है और हॉटेस्ट प्लैनेट है। इट इज़ ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर सन, सन के बाद इसको माना जाता है। ठीक है, तो याद रखना सन के बाद मरकरी नहीं आएगा, क्या आएगा, वीनस हॉटेस्ट में आपका, हिट हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट में। क्यों, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वहाँ पे। इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर सन एंड मून बिकॉज 75% ऑफ एल्बिडो, एल्बिडो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग पावर, मतलब उसमें से जो रेज निकलती है, रिफ्लेक्टिंग पावर है, वो 75% है, जो सबसे ज़्यादा है। दिस एल्बिडो कम्स फ्रॉम अ परमानेंट क्लाउड लेयर दैट सराउंड द प्लैनेट। अब मैंने बताया आपको कि वीनस के चारों तरफ एक थिक क्लाउड रहता है, तो उसमें से वो जो परमानेंट है और परमानेंट लेयर रहती है इसकी ये, ठीक है, उसमें से जो रिफ्लेक्शन पावर है वो 75% है, मतलब वो इतनी ज़्यादा है, दैट सराउंड द प्लैनेट। क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और जो ये क्लाउड्स बने हैं ये सल्फ्यूरिक एसिड से बने हैं। दैट रिफ्लेक्ट्स मच ऑफ द रेडिएशन दैट फॉल्स अपॉन देम। अब इसमें से जो है इसकी रिफ्लेक्टिंग पावर है, जो एल्बिडो है, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो कहाँ से निकलता है, उन क्लाउड से आता है, उस और क्लाउड्स कैसे बने हैं, वो सल्फ्यूरिक एसिड से बने हैं। तो हमें ये चीज़ें रिमाइंड रखनी पड़ेगी कि सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट क्यों है, इसका रीज़न क्या है। ठीक है, और ये क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ है। ठीक है, वीनस इज ऑल्सो, अब आपको
अगर आपने एग्जाम्स दियोगे तो क्वेश्चन बहुत बार आता है कि वीनस इज ऑल्सो कॉल्ड इन मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। क्यों कहते हैं उसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार? ठीक है, बिकॉज वीनस रीच इट्स मैक्सिमम ब्राइटनेस शॉर्टली बिफोर द सन। क्या होता है, सूरज उगने से पहले ही इसकी ब्राइटनेस मैक्सिमम उस पर पहुंच जाती है, और जब सनसेट होता है तो आफ्टर सनसेट ये उतनी ही कम हो जाती है, शॉर्टली आफ्टर सनसेट। ठीक है, इसलिए इसका मॉर्निंग स्टार इसलिए कहते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो है सन से पहले हो जाती है, सनराइज से पहले हो जाती है। ठीक है, इवनिंग स्टार सनसेट से पहले ये बिल्कुल कम हो जाता है। और ये क्या है, इट इज़ सीन इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग। अब ये इसको क्या बोलते हैं कि पूरे टाइम, हर मतलब आपको पूरे रात भर या पूरे दिन भर नहीं दिखेगा। ईस्ट में ये मॉर्निंग में दिखता है और वेस्ट में ये इवनिंग में देख सकते हैं आप इसको। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ सिस्टर ट्विन प्लानट ऑफ द अर्थ। क्यों कहते हैं? क्योंकि बिल्कुल जितना इसका जो आपका है डायमीटर है वो जितना अर्थ का है उतना ही आपका वीनस का भी है, लेकिन वीनस का थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा कम है, इसलिए इसको इसकी ट्विन सिस्टर कहते हैं। ठीक है, कितना थोड़ा सा कम है, 500 किलोमीटर लेस इन डायमीटर है, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ये इक्वल टू अर्थ ही देखते हैं हम इसको, मतलब ये अर्थ के जैसी ही दिखती है, तो इसलिए इसको ट्विन सिस्टर कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हो गए आपको, या ये भी दिया सकता है कितना कम इसका डायमीटर है। द हाइस्ट माउंटेन हेयर इज नेम्ड। अब इसमें क्या होता है, जो आपके जैसे वीनस है या मून में है, उसमें मून में भी कुछ माउंटेन्स दिखती है आपको। ठीक है, तो वीनस में भी वैसे ही कुछ माउंटेन्स आपको दिखती है, उसको कहते हैं निक्स ओलंपिया। ठीक है, जो इसकी हाइस्ट माउंटेन है उसको निक्स ओलंपिया कहते हैं, विच इज़ 3 टाइम्स हायर देन द माउंट एवरेस्ट। ओके, तो वो मत सोचना कि माउंट एवरेस्ट इतना बड़ा है, उसमें एक निक्स ओलंपिया करके कोई माउंटेन है वो है। ठीक है, तो वो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ी है। तो अब हमें जितना स्टार दिखता है स्टार उतना नहीं होता, वो एक्चुअल में बहुत बड़ा होता है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी। एसएससी के क्वेश्चंस में आता है कि लव एंड ब्यूटी किस किस आपके प्लैनेट को कहते हैं, तो हमारा वो प्लैनेट है वीनस। ठीक है, इट हैज़ 2 सैटेलाइट। अब इसके सैटेलाइट है, जैसे मरकरी था, मरकरी के सैटेलाइट नहीं है, वीनस के सैटेलाइट्स हैं, एक है फोर्ब्स एंड दूसरा है डीमोस। तो सैटेलाइट्स क्या है, जो उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक, इट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने आपको बता दिया इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ठीक है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। द नाइट एंड डे टेम्परेचर इज सेम। अब यहाँ पर मरकरी में क्या था, बहुत टेम्परेचर अलग रहता है, डे में अलग रहता है, नाइट में मतलब एक्सट्रीम में रहता है। एक होता है ना कि थोड़ा बहुत कम रहता है, एक्सट्रीम में रहता है। तो वैसे ही वीनस में क्या रहता है, वीनस में ऐसा नहीं होता, नाइट एंड डे टेम्परेचर इज़ दी सेम, इसमें सेम रहता है। और इसकी जो रोटेशन है मरकरी की सबसे ज़्यादा है, जैसे इसकी रोटेशन जो स्पीड है वो कम है वीनस की आपकी। इट हैज़ ऑलमोस्ट इक्वल रोटेशन एंड रिवॉल्वेशन, इसका रोटेशन और रिवॉल्वेशन भी इक्वल ही है। रोटेशन है आपकी 257 डेज और रिवॉल्वेशन है आपकी 224.7 डेज। ठीक है, रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये कैसे रोटेट करता है, ईस्ट टू वेस्ट। मैंने बताया आपको कि जो स्टार्स है या प्लैनेट्स है वो ईस्ट टू वेस्ट जो है आपके रोटेट करते हैं। क्लियर। थर्ड है हमारा जुपिटर। ठीक है, दिस प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज लॉर्ड ऑफ द हेवंस कहते हैं। ये टर्म्स याद रखने की, लॉर्ड ऑफ हेवंस किस प्लैनेट को कहते हैं, या आपका लव एंड ब्यूटी किस प्लैनेट को कहते हैं, ये हो जाएगा। इट एटमॉस्फेयर कंटेन हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया। यह हीलियम, मीथेन एंड अमोनिया होता है इसमें। तो आपको याद रखना है जुपिटर में कौन कौन सी गैसेस होती है आपकी। ठीक है, इसमें मैंने अभी थोड़े मरकरी में भी कुछ स्पॉट्स बताए थे, इसमें भी कुछ स्पॉट होता है। इसमें एक रेड स्पॉट होता है, डिडक्ट हुआ है, अ ग्रेट रेड स्पॉट इज डिटेक्टेड ऑन इट। इसमें ग्रेट रेड स्पॉट होता है। इट हैज़ फास्टेस्ट रोटेशन, इसकी भी फास्टेस्ट रोटेशन है, दैट इज़ 9.8 आवर्स इन सोलर सिस्टम एंड रिवॉल्वेशन इज़ 12 ईयर्स। इट हैज़ 79 सैटेलाइट्स। अब देखिए सबके सैटेलाइट्स आते रहेंगे। ठीक है, मरकरी का नहीं था, आपका वीनस के भी सैटेलाइट्स है, 2 है। अब आपके जुपिटर के 79 सैटेलाइट्स हैं, और जो प्रोमिनेंट है उनमें है आपके यूरोपिया, गैनेमाइड, कैलिस्टो और गैलियन मून्स। इनको गैलियन मून्स भी कहते हैं, ये जितने मैंने आपको प्रोमिनेंट बताया आपको
को गैलियन मून्स कहते हैं। गैनेमाइड इज़ द लार्जेस्ट सेटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। अब जब सबके सेटेलाइट्स हैं उनमें जो गैनेमाइड है वो सबसे बड़ा सेटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम का। इट गिव्स ऑफ मोर एनर्जी देन इट रिसीव्स फ्रॉम द सन बिकॉज ऑफ द हीट इनसाइड इन इट। अब क्या है आपका जुपिटर का, इट गिव्स ऑफ मोर एनर्जी, ये एनर्जी ज़्यादा देता है एज़ कम्पेयर टू सन का जितनी रिसीव करता है। ठीक है, तो इसकी हिट्स बहुत ज़्यादा है जुपिटर में। अब आपका सैटर्न, इट नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड सैटर्न। जो रोमन गॉड थे सैटर्न, उस पर उनका नाम पड़ा है सैटर्न। अब सैटर्न की आप देखिए शेप, सैटर्न की शेप और प्लैनेट से बिल्कुल अलग दिख रही है। इसके चारों तरफ कुछ आपको दिख रहा है, इनको कहते हैं रिंग्स। तो सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जिसके 7 रिंग्स है। ठीक है, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम आफ्टर जुपिटर एंड इट हैज़ 7 सेट ऑफ रिंग्स सराउंडिंग इट। ठीक है, इसमें 7 जो है रिंग्स दिखेंगे आपको अलग तरीके से, जो इसके चारों तरफ देखो घूम रहे हैं, विच आर मेड अप ऑफ प्रोमिडल डस्ट एंड आइस पार्टिकल्स। अब ये जो रिंग्स है, ये रिंग ऐसा नहीं है कि जैसे ये आपको दिख रहा है, ये छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं और आइस पार्टिकल्स है, वो उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, वो और कितने हैं, वो पूरे 7 रिंग्स बनाता है। और इसकी रिवॉल्वेशन है 29 ईयर्स, रोटेशन है 10.3 आवर्स। ठीक है, लीस्ट डेंसिटी प्लैनेट है ये। इसकी डेंसिटी जो है ज़्यादा नहीं है, डेंसिटी मीन्स भार 30 टाइम्स लेस डेंस देन अर्थ। ठीक है, अर्थ से 30 टाइम्स लेस है। इसके 82 सैटेलाइट्स है और जो प्रोमिनेंट है वो है टाइटन। आपको किस तरीके से याद रखना है, जुपिटर के कितने सैटेलाइट्स है, 79। जो प्रोमिनेंट है वो है आपके यूरोपिया, गैनेमाइड, सेलिस्टो, जिनको हम गैलियन मून्स भी कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा लार्जेस्ट सेटेलाइट है वो है गैनेमाइड, और वो किसका सेटेलाइट है, जुपिटर का, आपका जुपिटर का। ठीक है, इस तरीके से लर्न करना है आपको। तो सैटर्न के हो गए 82 सैटेलाइट्स। अब है यूरेनियस। द प्लैनेट इज़ डिफाइंड बाय विलियम हर्श इन 1781 में। किसने इसको डिस्कवर किया, विलियम हर्शल ने। तो याद रखना विलियम हर्शल है। अब हमारे जो है आउटर प्लैनेट्स चल पड़े हैं। जो आउटर प्लैनेट्स हैं उनमें कुछ में, जो इनर प्लैनेट्स हैं उनमें किसी में भी रिंग्स नहीं है, लेकिन जो आउटर प्लैनेट्स हैं उनमें एक तो सैटर्न में रिंग है आपका, दूसरा आ गया आपका यूरेनियस में भी है, पर यूरेनियस के 7 रिंग्स नहीं है। सिर्फ सैटर्न ही एक ऐसा है जिसके 7 रिंग्स हैं। ठीक है, इट इज़ यूनिक as its axis of rotation is inclined at 98 degree to its orbital plane। अब इसमें एक अलग चीज़ क्या आ जाती है, अपने एक्सिस पे रोटेट तो करता है लेकिन इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड क्या होता है आपका, थोड़ा सा झुका हुआ ऊपर की तरफ। ठीक है, झुका हुआ होना। जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ की को क्या बोलते हैं कि अर्थ क्या बोलते हैं कि गोल है, और अर्थ गोल नहीं है, थोड़ी सी आपकी स्क्वीज़ है, प्रॉपर वो सर्कल शेप में नहीं है, थोड़ी सी स्क्वीज है बीच में से, और वो इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड कैसे, अपनी एक्सिस पे इंक्लाइंड है, थोड़ी सी झुकी हुई है, जिसकी वजह से सीजन इफेक्ट्स आते हैं। वो हम बाद में दूसरे टॉपिक में क्लियर करेंगे कि क्या है। ठीक है, तो इसकी जो ये जो क्यों अलग है यूरेनियस, कि एक तो अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है और दूसरा 98 डिग्री में इंक्लाइंड है अपने ऑर्बिटिकल प्लेन में। ऑर्बिटिकल मैंने बता दिया आपको, एक इमेजिनरी पाथ है, अपनी एक्सिस पे ही है। यूरेनियस रोल्स एपरेंटली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब ये कैसे रोल्स करता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। सारे कैसे घूमते हैं, ईस्ट टू वेस्ट, ये कैसे घूमता है, नॉर्थ टू साउथ। इट इज़ कॉल्ड इट ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं इसको। क्योंकि इसमें से जो है लाइट निकलती है वो ग्रीन कलर में निकलती है। इट अपेयर्स लाइट ब्लू ग्रीन इन कलर बिकॉज ऑफ मीथेन इन एटमॉस्फेयर। तो ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि ब्लू प्लैनेट किसको कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं यूरेनियस को। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मीथेन है इसके एटमॉस्फेयर में। seems to rotate from north to south, it is inclined at the angle of 98 degree, clear। ठीक है, इसकी रिवॉल्वेशन है 84 ईयर्स की, रोटेशन है 10.8 आवर्स की। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें भी रिंग्स है, लेकिन कैसे, फेंट रिंग्स है। ठीक है, उसमें क्लियर रिंग्स थे, फेंट होते हैं थोड़े धुंधले रिंग्स हैं। ठीक है, लेकिन कितने, 9 रिंग्स हैं। इसके 27 सैटेलाइट्स हैं, और जो प्रोमिनेंट है वो है मेरिडा और एरियल। तो हमें क्या याद रखना है यूरेनियस में, इसको डिस्कवर कब किसने किया था, इसकी क्या चीज़ें डिफरेंट है बाकी प्लैनेट से। ठीक है, इसकी रोटेट करता है ये, एक तो नॉर्थ से साउथ की तरफ रोटेट करता है, 98 डिग्री में है, थोड़ा सा झुका हुआ है, इंक्लाइंड है।
ठीक है। रोटेशन रिवॉल्यूशन सबकी आपको लर्न करनी पड़ेगी, कितने सैटेलाइट्स है, ठीक है, प्रोमिनेंट सैटेलाइट्स कौन से हैं, किस प्लैनेट के जो है 7 रिंग्स हैं, इस तरीके से आपको लर्न करना पड़ेगा। लर्न करना थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लर्न भी करना है, लेकिन कुछ चीज़ें समझनी भी पड़ेगी, दिमाग में डालनी पड़ेगी। जो आप मैंने इसमें पिक्चर्स बनाई हैं उससे थोड़ा ध्यान रखना आप। इसमें ऊपर मैंने अभी सोलर सिस्टम में बताया था आपको, ये जो पिक्चर है इससे आपको थोड़ा क्लियर रहेगा, तो इसको ध्यान में रखना। वीनस हो गया, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस हो गया आपका। अब आया हमारा नेपच्यून, ठीक है। इट अपियर्स एज ब्राइट एजोर ब्लू, ये ब्लू कलर में, ये आपका ऊपर वाला था ये ग्रीन, ब्लू ग्रीन में, वैसे ग्रीन प्लैनेट कहते हैं, ग्रीन लाइट दिखती है किसकी वजह से, मीथेन की वजह से। अब जो नीचे वाला है नेपच्यून है, ये कैसा दिखता है हमें, ब्लू दिखता है। क्यों दिखता है, हाइड्रोजन और हीलियम होती है इसमें, जो गैसेस होती है वो होती है हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस होती है इसके एटमॉस्फेयर में, इसलिए दिखता है। इसका रिवॉल्वेशन है 165 ईयर्स, रोटेशन है 15.7 डेज। इसके भी रिंग्स है, वो भी कैसे है, फेंट रिंग्स हैं, 5 फेंट रिंग्स है। तो मैक्सिमम जो आउटर प्लैनेट्स हैं उनमें रिंग्स हैं, लेकिन जो सैटर्न के रिंग्स है वो प्रोमिनेंट मतलब प्रॉपर दिखते हैं, और बाकियों के जो है थोड़े फेंट रिंग्स हैं। इट अपियर्स एज ग्रीनिश स्टार। इट हैज़ 13 सैटेलाइट, प्रोमिनेंट है इसका ट्रिटॉन एंड नेरेड। ओके, नेपच्यून इज द ओनली प्लैनेट इन सोलर सिस्टम फाउंडेड बाय, ओके। अब नेपच्यून में क्या डिफरेंस आ गया, नेपच्यून एक ऐसा सैटेलाइट है, ठीक है, सैटेलाइट नहीं, नॉट सैटेलाइट, इट्स प्लैनेट। नेपच्यून एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी ऑब्जर्वेशन मैथमेटिकल प्रिडिक्शन से नहीं हुई है, एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन से हुई है। तो याद रखना कि सिर्फ नेपच्यून एक ऐसा है जिसकी मैथमेटिकल उससे नहीं प्रिडिक्शंस हुई है, क्योंकि हर जो साइंटिस्ट होते हैं वो किसी ना किसी बेस से देखते हैं कि इसका इतना है, इसका इतना है। तो एक नेपच्यून है जिसकी एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन हुई है, मैथमेटिकल नहीं हुई है। अब आया हमारा प्लूटो। तो प्लूटो का क्या है, पहले तो इसको सोलर सिस्टम में ऐसा प्लैनेट लिया जाता था, जैसे आपके 8 प्लैनेट से पहले 9 प्लैनेट से, लेकिन 2006 में अगस्त में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो था उन्होंने डिक्लेयर किया प्लूटो इज़ अ डॉफ प्लैनेट। प्लूटो की है कुछ जो विशेषताएं बोलते हैं या जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्लैनेट्स, उसमें वो करेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम पता करते हैं कि ये प्लैनेट है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी है जिससे वो प्रॉपर प्लैनेट नहीं है, डॉफ प्लैनेट है, मतलब कि थोड़ा बौना प्लैनेट है, छोटा प्लैनेट है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट डॉफ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इट हैज़ 5 मून्स। अब प्लैनेट्स के क्या है, आप ये मत सोचना हमारा एक ही मून है, हमारे बहुत सारे मून्स हैं। तो जैसे ही प्लैनेट के 5 मून्स हैं जिनके नाम है कैरन, सेटेक्स, नेक्स, कैबरोस एंड हाइड्रा, ठीक है। ये 5 मून्स है आपके किसके, प्लूटो के। अब मैंने आपको बताया था इनर प्लैनेट होते हैं हमारे और आउटर प्लैनेट होते हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ लिया। कुछ डिफरेंस आ सकता है कि इनर प्लैनेट, आप थोड़ा ध्यान रखना कि जो इनर प्लैनेट्स हैं आर क्लोज टू सन, इससे आपको ध्यान भी रहेगा कि अच्छा इनर प्लैनेट में क्या आता है, हमारा मरकरी आता है। तो मरकरी का अब अगर क्वेश्चन आता है कि उसकी हीट कैसी रहती है या वो सन के कितने क्लोज है, तो आपको याद रहेगा वो सन के सबसे ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि वो इनर प्लैनेट है। इनर प्लैनेट्स आर क्लोज टू सन, दे आर इन सॉलिड फॉर्म। जितने भी इनर प्लैनेट्स हैं वो सॉलिड फॉर्म है, क्योंकि वो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वो सूरज के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। स्मॉल इन साइज, स्पिन स्लोली। जितने भी इनर प्लैनेट्स है वो स्पिन करते हैं स्लोली, और आउटर में आपने देखेंगे कि आउटर प्लैनेट स्पिन्स बहुत जल्दी, फास्ट। फ्यू मून्स, इनके मून्स कम रहते हैं। नो रिंग्स, वो मैंने आपको बता दिया। ग्रेट डेंसिटी, लेकिन की जो डेंसिटी है वो ग्रेटर रहती है, तो बहुत ज़्यादा डेंस रहते हैं। इनसाइड द एस्ट्रॉयड बेल्ट एस्ट्रॉयड जो बेल्ट है बीच में उसके अंदर को रहते हैं, ठीक है। वेरिएशन इन एटमॉस्फेयर, जितने भी आपके इनर प्लैनेट्स उनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। अब वेरिएशन ज़्यादा है तो एटमॉस्फेयर नहीं होएगा, ठीक है। ऑर्बिट द सन क्विकली, और सन के चारों तरफ जल्दी घूमते हैं इनर प्लैनेट्स। अब जो आउटर प्लैनेट्स है दे आर फार अवे फ्रॉम द सन, दे आर बॉल्स ऑफ गैसेस। अब बहुत दूर है तो वहाँ टेम्परेचर बहुत कम है, इसलिए या तो गैसेस फॉर्म में हो गए या लिक्विड या आइस फॉर्म में हो गए। दे आर लिक्विड फॉर्म में नहीं होते, लेकिन आइस और बॉल्स गैसेस फॉर्म्स में होते हैं। दे आर बॉल्स ऑफ गैसेस, दे आर लार्ज इन साइज, दे स्पिन्स क्विकली, वो स्पिन क्विकली करते हैं। दे हैव लॉट ऑफ मून्स,
बता दिया मैंने, प्लूटो सबसे दूर है, उसके 5 मून्स है। दे हैव रिंग्स लाइक आपका आ गया सैटर्न। फ्यू डेंसिटी, इनकी डेंसिटी कम होती है टेम्परेचर की वजह से। आउटसाइड द एस्ट्रॉयड बेल्ट, अब यहाँ पे क्या होता है, जो आउटर प्लैनेट है वहाँ पे सिमिलर एटमॉस्फेयर रहता है, क्योंकि वहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा नहीं रहती है। ऑर्बिट द सन स्लोली, ये अब सन के चारों तरफ, नेचुरली ये दूर है सन से, तो थोड़े स्लोली स्लोली उसके चारों तरफ घूमेंगे। क्लियर। अब हमें पता चल गया इनर प्लैनेट्स क्या है, आउटर प्लैनेट्स क्या है, इनर प्लैनेट्स में क्या आएगा, आउटर प्लैनेट्स में क्या आएगा, और उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। अब पढ़ेंगे हम मून। और सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि जो स्टडी ऑफ मून है उसको क्या कहते हैं। उसको कहते हैं आपका सेलेनोलॉजी। ठीक है, सेलेनोलॉजी। उस स्टडी ऑफ द मून इज कॉल्ड इट सेलेनोलॉजी। अब मून का कुछ कंसेप्ट्स है। इन नाइट वी सी स्टार्स एंड मून्स एंड देयर शेप कीप्स चेंजिंग, बट सम टाइम वी कांट सी देम ड्यूरिंग द डे ड्यू टू ब्राइट सनशाइन। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि अब जो सूरज नहीं, सॉरी, जो मून है और जो आपके स्टार्स है वो दिन में क्यों नहीं दिखते। ठीक है, रात में ही क्यों दिखते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो सन की जो लाइट है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है दिन में कि वो उनकी जो अपनी खुद की लाइट है वो कम हो जाती है और वो इस वजह से नहीं दिखते। लेकिन रात में तो सन होता नहीं है, तो उसकी लाइट भी नहीं होगी, इसलिए वो हमें प्रॉपर शाइन करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये रीज़न है। मून है अब जैसे सन की आपकी लेयर्स थी, वैसी मून के फेसिस है। आपको सुना होगा कि चंद्र ग्रहण लग गया, ठीक है, आज पूर्णमासी है, अमावस्या है, तो वो फेसिस है, वो फेस है मून के। फुल मून डे, न्यू मून डे, ठीक है, वो हम बाद में थ्योरेटिकली पूरा प्रॉपर वे में पढ़ेंगे जब कंसेप्ट्स आएंगे। पर अभी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। मून जो है रिवॉल्व करता है किसके, अर्थ के। अब क्या है, हमारा सन है, ठीक है, सन के बाद हमारे प्लैनेट्स आ जाते हैं। ठीक है, सन की फिक्स पोजीशन रहती है, ठीक है, लेकिन जो अर्थ और मून है वो रिवॉल्व करते हैं। अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमती है और अर्थ के बाहर मून घूमता है। तो पहले हमने पढ़ा कि सन है, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं, पर प्लैनेट्स घूम रहे हैं, प्लैनेट्स में आपके सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, तो उसमें एक हमारा सन, अर्थ, ठीक है, मून भी है। जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है। सन, अर्थ के चारों तरफ क्या घूम रहा है, मून घूम रहा है। ठीक है, तो मून और अर्थ में ही जो चेंजेस हम जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण देखते हैं वो उस वजह से ही होता है। जैसे आपका जब चांद है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तो हम बोलते हैं सोलर इक्लिप्स हो गया। ठीक है, हमारा ग्रहण लग गया, तो उस तरीके से। तो हमेशा याद रखना, सन की एक फिक्स पोजीशन रहती है, अर्थ रिवॉल्व करती है सन की चारों तरफ, और अर्थ के चारों तरफ घूमता है हमारा मून घूमता है। तो वो पोजीशन जैसे जैसे वो, अगर आपके अभी राइट में है अर्थ के, तो वो घूमते घूमते, वो फेजिस है, वो घूमते 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 बीच में आ जाता है, तब वो ग्रहण लगता है। ठीक है, अर्थ और सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो वो ग्रहण लगता है उसकी वजह से। ओके, इट इज़ नॉट अ प्लैनेट, ये प्लैनेट तो नहीं है, लेकिन एक नेचुरल सेटेलाइट है अर्थ का। अब नेचुरली है, जो सन है, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं, ठीक है, तो अर्थ भी उनमें है। लेकिन अर्थ के जो चारों तरफ घूमता है वो प्लैनेट तो नहीं है, लेकिन वो उसका नेचुरल सेटेलाइट बोला जाता है। हम जो कुछ होता है जो हम भेजते हैं यहाँ से सेटेलाइट, ताकि हमें पता चले प्लैनेट्स का, ठीक है, वो आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स होते हैं। लेकिन एक मून है हमारा जो नेचुरल सेटेलाइट है, और किसका है, अर्थ का है। अर्थ के चारों तरफ घूमता है तो अर्थ का है। क्रिस्टल बॉडी है, मैंने आपको ऊपर बता दिया था, दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट। सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम एट्सेट्रा एलिमेंट्स आर फाउंड मेनली ऑन द मून सरफेस। अब मून सरफेस पे क्या क्या मिला है, सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम। इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 1/4 ऑफ द अर्थ। ये आपको लर्न करने, इसमें कोई साइंस नहीं लगनी है कि इतना क्यों है उतना क्यों है, ये लर्न करने की इसका डायमीटर 80 1/4 है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है, जब मून पे जाते हैं तो हम वहाँ पे तो एटमॉस्फेयर है, तो वहाँ पे हम, जैसे हम अर्थ पे खड़े रहते हैं, मून पे क्यों नहीं रहते। तो वही रीज़न है, जब हम मून पे जाते हैं तो हमारा जितना वेट है वो उसका हाफ हो जाता है। हाफ वेट की वजह से हम मूव करने लग जाते हैं। वहाँ पे ग्रेविटेशनल जो वो है वो कम लगती है, तो हम वहाँ पे खड़े नहीं हो पाते, हमारा वेट हाफ हो जाता है। मून्स ग्रेविटी इज़ 1/6 ऑफ द अर्थ, सो आर वेट वुड बी 1/6 ऑफ आर वेट ऑन द अर्थ। जो मैंने बताया कि जब हम
मून पे जाता है तो उसकी ग्रेविटी जो है 1/6 हो जाती है और हमारा वेट जो है हाफ हो जाता है, तो उसकी वजह से हम मूव करते हैं वहाँ पर। द मैक्सिमम डिस्टेंस, अब ये टर्म्स है जो याद रखनी है। द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, अब मून घूम रहा है अर्थ की तरफ, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको अपोजी कहते हैं, ठीक है, अर्थ का वो है 406,000 किलोमीटर, एंड जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको पेरिजी कहते हैं जो है 364,000 किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आया है कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है मून का अर्थ से, उस टर्म को क्या कहते हैं, एक, या फिर मून और अर्थ का जो ऑपोजिट जो है वो क्या है। तो हम उसमें नीचे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, मून और अर्थ के डिस्टेंस को कहते हैं या सन और अर्थ के, तो आपको याद रखना है मून के अर्थ से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको अपोजी कहते हैं और जो मिनिमम है उसको पेरिजी कहते हैं। इट लुक्स बिगर टू यूज अस बिकॉज इट्स वेरी नियर टू अर्थ, अब ये हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है क्योंकि अर्थ के बहुत पास में है। मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, सो देयर इज़ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। एटमॉस्फेयर मेरा मतलब था कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे लोग गए हैं, तो वो लोग जो गए हैं वो घूम क्यों रहे थे, वो उसके जो सरफेस था उस पर क्यों नहीं थे, तो उसका रीज़न बता दिया, वहाँ ग्रेविटी जो है अर्थ की हाफ हो जाती है, 1/6 है इसलिए, ठीक है। मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर, लाइक मरकरी, जैसे हमारा मरकरी में इसमें इधर होता है 127 डिग्री इन डे एंड -173 डिग्री इन नाइट। मून डोंट हैव देयर ओन लाइट, मून की अपनी लाइट नहीं होती है। इट शाइन्स ड्यू टू दी सन लाइट, जो सन की लाइट पड़ती है मून पे वो मून का होता है, तभी दिन में हमें मून दिखाई नहीं देता, बहुत कई बार दिखाई देता है, लेकिन वो हाफ सरफेस होता है, उसके लिए एक अलग थ्योरी लगती है कि क्यों दिखाई देता है हमारा, ठीक है, वो लेटर पढ़ेंगे। लेकिन मैक्सिमम डे में हमें मून और स्टार्स इसलिए नहीं दिखते क्योंकि सन की इतनी ज़्यादा लाइट होती है कि वो छुप जाते हैं, और अब रात में तो सन की लाइट नहीं है तो हमें मून दिखाई देता है, और इसकी अपनी लाइट नहीं होती, सन की लाइट पड़ती है इस पर, ठीक है। देयर इज़ नो वाटर इन इट सर्फेस, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। मून इज़ द ओनली क्रिस्टल बॉडी अदर देन अर्थ ऑन विच ह्यूमन हैव सेट फुट, तो एक ही ऐसा क्रिस्टल बॉडी है जहाँ पर इंसान गया है, ठीक है। अर्थ पे तो हम रह ही रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जिस पे गया वो हमारा सिर्फ मून है। अब स्पीड जो है इसकी, स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, मैंने बोला था रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, ये अर्थ के चारों तरफ घूमता है, वो है 3680 किलोमीटर पर आवर, और जो रिवॉल्यूशन है आपका वो है 27 डेज। इट टेक्स 27 डेज 7 आवर्स 43 मिनट्स, कुछ जगह आ जाता है इस तरीके से क्वेश्चन, वैसे आप याद रखना 27 डेज, ठीक है, एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में। सेकेंड, टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, जो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, रिवॉल्यूशन किसकी तरफ कर रहा है, ये अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, उसको कहते हैं सिड्रल मंथ, विच इज़ कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द सन, ओके, इज़ 29.53 डेज ल्यूनर और सैनोडिक मंथ। अब मैंने आपको बताया था कि सन, तो इसका मतलब विच इज़ कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू सन, सन को देखकर जिसको कैलकुलेट किया जाता है, सन की फिक्स्ड पोजीशन है, अर्थ हमारा है फिर, और फिर मून है, मून उसके चारों तरफ घूम रहा है, तो वो चारों तरफ घूम के जब एक पूरा कवर रिवॉल्व कर लेता है उसको सिड्रल मंथ कहते हैं, तो उसके अलग अलग फेसिस चलते हैं, तब हमें ल्यूनर इक्लिप्स होता है, सैनोडिक मंथ आता है, ठीक है, वो उसकी वजह से होता है। तो एक कंप्लीट रिवॉल्व जब अर्थ के चारों तरफ मून करता है, तो जब वो करते 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 सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो वो उस फेस को कहते हैं फुल मून, ठीक है, तो ग्रहण लगता है। 41% पार्ट ऑफ द मून इज़ नॉट विजिबल फ्रॉम द अर्थ, अब जब हम अर्थ से देखते हैं तो इतना बड़ा है मून कि उसका 41%, तो सिर्फ हमें सिर्फ 41% दिखता है, बाकी तो दिखता ही नहीं है। मून सीम्स टू बी मेड ऑफ ब्राइट एंड डार्क पैचेस, इसमें डार्क और ब्राइट पैचेस दिखेंगे, जब हम मून देखते हैं तो दिखते हैं हमें कुछ पैचेस दिखते हैं इसमें, ठीक है। द ब्राइट पार्ट आर द माउंटेन्स, अब जो ब्राइट पार्ट है वो माउंटेन्स है और हाईलैंड्स है, वाइल द डार्क पैचेस आर लो लाइंग प्लेन्स। अब इसमें दो टाइप के पैचेस दिखते हैं, एक ब्राइट दिखता है एक डार्क दिखता है, तो ब्राइट पार्ट को इन्होंने बोला है कि वो माउंटेन्स और हाईलैंड्स है, उस पर जो मून पे है वो माउंटेन्स और हाईलैंड्स है, और जो वाइट डार्क पैचेस हैं वो लाइंग प्लेन है, ठीक है। तो अब समझिए कि मून कितना बड़ा है, उस पर हाईलैंड्स भी है, माउंटेन्स भी है, प्लेन्स तो चलो है ही है। दी हाईएस्ट माउंटेन जो है मून पे उसको कहते हैं लेबनीज माउंटेन,
क्या, विच आर 10,660 मीटर हाई है. दे आर सिचुएटेड एट द मून साउथ पोल. मून जहाँ पे है उसके साउथ पोल में है, मतलब नीचे की तरफ है, साउथ पोल में है. ठीक है, ये माउंटेन. मून लाइट टेक्स 1.3 सेकेंड टू रीच द अर्थ. ठीक है, मून लाइट जैसे सन की लाइट थी जिसको हम लाइट ईयर कहते हैं, वैसे मून की भी है, वो है 1.3 सेकेंड. इट हैज़ लो एल्बिडो. एल्बिडो आपको बताया था, जो सन लाइट रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, तो इसका जो एल्बिडो है वो बहुत कम है, इसकी जो रिफ्लेक्शन पावर है वो कम है. ठीक है, अमाउंट ऑफ सनलाइट रिफ्लेक्टेड, इट रिफ्लेक्ट्स ओनली 12% एंड रेस्ट इज एब्जॉर्ब्ड. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इसकी लाइट रिफ्लेक्ट करती है वो सिर्फ 12% ही रिफ्लेक्ट कर पाती है, बाकी ये एब्जॉर्व कर लेता है. ठीक है, अब जैसे अर्थ की है वो 30% है, वीनस की 75% है. मैंने बताया था वीनस का सबसे ज़्यादा हाइस्ट एल्बिडो पावर है. ठीक है, तो इसका बहुत कम है, तो इसका कितना है, सिर्फ आपका 12%. अब जो फर्स्ट पर्सन मून पे गए थे वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज़ एल्ड्रिन रीच्ड मून ऑन जुलाई 20, 1969. ये आपको याद रखना है. ठीक है, कि कब कौन गया था, बहुत कम आता है पर यू हैव टू लर्न दैट. ऑन अपोलो 11th एंड सेट द फुट ऑन जुलाई. फिर उसके बाद गए हमारे अपोलो, वो गए थे 21 जुलाई 1969 में. इसके जो लैंडिंग स्पॉट इज कॉल्ड इट सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी भी कहते हैं इसको. अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, वाई वी सी शेडो ऑन द अर्थ. ठीक है, मून हैज़ माउंटेन प्लेन्स डेप्रेशन ऑन इट सरफेस ड्यू टू विच वी सी शेडो ऑन इट अर्थ. क्या होता है, अर्थ है, सन है, अर्थ है, फिर मून उसके चारों तरफ घूम रहा है. अब मून में मैंने आपको बताया कि बहुत सारे माउंटेन्स है, प्लेन्स है, उन प्लेन्स और माउंटेन की शेडो पड़ती है अर्थ पे, तो हमें अर्थ में कुछ शेडोज दिखाई देती हैं. तो वो किसकी है, मून की है. मून में जो, मून की भी नहीं है, मून में जो माउंटेन्स प्लेन्स है उनकी है. क्लियर, ये हो गया हमारा मून. अब है हमारा अर्थ. लास्ट टॉपिक है, लास्ट चीज़ है इसमें, अर्थ. ठीक है, प्लैनेट विच कवर्स. अब अर्थ को तो आपको पता है हम क्या कहते हैं, आपका ब्लू प्लैनेट. क्यों कहते हैं ब्लू प्लैनेट इसको, क्योंकि इसमें 70% इस सरफेस जो है वाटर से है. प्लैनेट विच कवर्स 70% ऑफ इट्स सरफेस बाय वाटर. वाई अर्थ इज कॉल्ड इट ब्लू प्लैनेट. ठीक है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स 1/3 ऑफ सनलाइट इट रिसीव्स. अब जो ये सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट का क्या मतलब, सन की लाइट आ रही है, वापस जा रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, उसका 1/3 ही रिसीव कर पाता है. ठीक है, जो बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स 1/3 ऑफ सनलाइट इट रिसीव. ठीक है, जो इस सन की लाइट आती है उसका जो ये रिसीव जो कर पाता है वो सिर्फ 1/3 ही कर पाता है. मतलब अगर 60% आ रही है तो उसका सिर्फ 1/3 ही वो कर पाता है रिसीव. अब वो जो रिसीव करता है, द अर्थ एटमॉस्फेयर स्कैटर द लाइट एंड क्रिएट द ब्लू इफेक्ट, सो कॉल्ड इट ब्लू प्लैनेट. ठीक है, रिसीव किया और वापस भेजा. अब जैसे वापस भेजा तो हमें बादल दिखते हैं. ठीक है, तो वो कैसे दिखता है, ब्लू. ब्लू क्यों दिखता है, क्योंकि जो सनलाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिसीव तो 1/3 ही किया, जो वापस रिफ्लेक्ट कर रहा है वो स्कैटर्ड हो जाती है और वो ब्लू इफेक्ट दिखता है हमें, तो इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं. इट इज़ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. इन साइज इट इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट. ठीक है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, थर्ड सन के नियरेस्ट है, नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. ये सन के जैसे पहले मरकरी आता है आपका. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से आप याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था ऊपर, कैसे याद रहेगा. अब देखिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर. तो माई मीन्स पहले मरकरी आ गया आपका, वीनस आ गया, फिर अर्थ आया, तो ये थर्ड प्लैनेट है जो सन के पास है. इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स. मैंने बताया आपको कि जो अर्थ है हम बोलते हैं कि गोल है, पर गोल नहीं है, थोड़ी सी फ्लैटड है ये. ठीक है, और इसकी जो शेप है उसको कहते हैं जियोइड. GEOID, जियोइड शेप. ठीक है, तो हमेशा ये क्वेश्चन आया है कि जो अर्थ की शेप है वो कैसी शेप है, तो जियोइड शेप है. गोल मत लिख लेना, इट्स सर्कल है, सर्कल नहीं है, गोल नहीं है, धरती गोल नहीं है. ठीक है, उसकी कैसी शेप है, जियोइड शेप है, थोड़ी सी बेंट है बीच में से. ओनली प्लैनेट हैविंग लाइफ, ये आपको पता है, सिर्फ एक अर्थ ही है जिस पे हम जी रहे हैं. इट्स ऑर्बिट द सन
वंस इन अबाउट 365 ईयर्स अ डे। ऑर्बिट वही एक चक्कर काटती है, कितना करती है, 365 डेज में। इट रोटेट्स अबाउट, अब जो अर्थ है ये अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है, ठीक है। इट रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करती है, दस क्रिएटिंग डे एंड नाइट। अब क्या होता है, दो चीज़ें आती है इसमें, हमारे डे और नाइट और सीजन्स कैसे बनते हैं। जब अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है तब डे और नाइट बनते हैं और 24 आवर्स लगते हैं इसको अपने एक्सिस पे कंप्लीट करने में। और जब ये सन के चारों तरफ घूमती है, ठीक है, तब हमारे सीजन्स क्रिएट होता है। ये हम पूरा एक्सप्लेन जो डिटेल में वो अदर टॉपिक में पढ़ेंगे, पर ऐसे आपको याद रखना है, जब अर्थ है अपने एक्सिस पे घूमती है और थोड़ी ये टिल्ट भी होती है, ठीक है, उसकी वजह से डे एंड नाइट आते हैं। और जो सीजन्स और क्रिएट होते हैं वो हमारे जब ये सन के चारों तरफ घूमती है तब घूमती है, उसकी वजह से सीजन्स क्रिएट होते हैं। मेन सरफेस टेम्परेचर इसका 14 डिग्री है, ठीक है। वाई वी डोंट फॉल ऑन अर्थ, सेम है कि जब सूरज के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं वो क्यों नहीं गिरते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल पावर बहुत ज़्यादा होती है, ग्रेविटी बहुत होती है। तो वैसे ही अर्थ पे हम क्यों नहीं गिरते, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से हमें वो पकड़ के रखती है। बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इन अर्थ ऑल रिमेन्स अटैच टू इट, हम इससे हमेशा अटैच रहते हैं। और जैसे मून भी उसके चारों तरफ घूमता है तो वो अरे परे इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसकी वो ग्रेविटेशनल पावर जो है उससे उसको पकड़ के रखता है और वो अपने ऑर्बिट में उस तरीके से घूमता है ड्यू टू ग्रेविटी। द लेयर्स ऑफ गैसेस रिमेन्स अटैच टू इट, ठीक है। इसकी जो लेयर्स है वही जो इसकी ग्रेविटी है उसकी वजह से, और गैसेस इसमें उसको ग्रेविटी से पकड़ के रहती है, ठीक है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अर्थ प्रिवेंट्स अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज केम फ्रॉम द सन, सबको पता है जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है जो सन से निकलती है वो हार्मफुल होती है हमारी स्किन के लिए। तो जो अर्थ है उससे हमें प्रिवेंट करता है क्योंकि वो उसको एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। द एज ऑफ द अर्थ इज़ 4.6 बिलियन ईयर्स। आपको ये चीज़ याद रखनी है, हमारी जो अर्थ है वो कितनी पुरानी है, 4.6 बिलियन ईयर्स। तो ये हमारा पूरा हो गया सोलर सिस्टम और यूनिवर्स। तो कैसे किया हमने, पहले यूनिवर्स कैसे बना, बिग बैंग थ्योरी के थ्रू बना, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी है। फिर उन्होंने बोला कि एक और साइंटिस्ट है उन्होंने बोला कि ये एक्सपेंड हो रहा है। एक्सपेंड कैसे हो रहा है, गैलेक्सीज के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, उसकी वजह से वो एक्सपेंड हो रहा है। फिर हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, तो सन की एक फिक्स पोजीशन है, फिर अर्थ है, ठीक है। जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमता है, अर्थ के चारों तरफ हमारे मून घूमते हैं, ठीक है। सन के चारों तरफ प्लैनेट्स भी घूमते हैं, ठीक है, जो इनर प्लैनेट्स है, कुछ आउटर प्लैनेट्स है। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे। और जो इनर और आउटर प्लैनेट्स के बीच की एक बेल्ट आती है उनको एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। एस्ट्रॉयड क्या है, वो बड़े बड़े पार्टिकल्स है, रॉक्स की तरह है, ठीक है, और उसकी एक बेल्ट बनी है। मेट्रॉइड्स क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो जब अर्थ में अंदर जाते हैं तो उससे क्या होता है, आपका शूटिंग स्टार, हम उसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। कैसे होता है, वो अर्थ के अंदर जाता है तो उसके जो फ्रिक्शन की वजह से वो ब्लास्ट हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, और वो हमें ऐसा दिखता है कि कोई तारा टूटा है, तो तारा नहीं टूटा होता, वो मेट्रॉइड्स अंदर एंटर करते हैं अर्थ में। सन के बारे में, सन की लेयर्स का, इसकी रोटेशन रिवॉल्यूशन याद रखनी है आपको। दैट्स ऑल, ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।